हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 20 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से 19 पार्ट बनाए हैं, आप लोग इसको देखना ना भूलिए। और दोस्तों, आज के टारगेट है 4K। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए, फलों को पकाने के लिए, हरे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो ये है एथिलीन। ठीक है, तो एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। ठीक है, और देखिए इसका फॉर्मूला है C2H4, इसका रासायनिक फॉर्मूला है। और ये एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी की जैसे होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो मीथेन गैस है, इसको एक तरह से मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मीथेन गैस को। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का कम्युनिकेशन यानी कि इसका जो संप्रेषण होता है को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक तरह से जो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि सूरज से जो रोशनी आती है पृथ्वी पर, वो विकिरण के माध्यम से आती है। ठीक है, और देखिए प्रकीर्णन के बारे में मैंने कई बार जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको वो सारे जो है अच्छे से एक्सप्लेन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे संवहन क्या है? तो देखिए, संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण का एक जो है एक विधि है, और जिसमें हम देखते हैं कि जो तरल पदार्थ के जो अणुओं के माध्यम से जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। लेकिन ये चीज़ ठोस पदार्थ में ये संभव नहीं होता है। ठीक है, किंतु ये जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड जो है फॉर्म में जो चीज़ें हैं, उसमें इसका जो प्रयोग होता है ऊष्मा को जो है स्थानांतरण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ठीक है, देखिए गलनांक होता क्या है? तो देखिए गलनांक क्या होगा? गलनांक एक ऐसा टेम्परेचर है, एक की वह ताप है जिस पर ठोस पदार्थ जो है गल कर यानी कि पिघल कर वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसको हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसके अपोजिट में अगर हम देखते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ हम देखते हैं कि कोई भी द्रव पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में जिस ताप पर यानी कि जिस अवस्था में वो परिवर्तन होता है, उस टेम्परेचर को हम हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो गलनांक के अपोजिट में हिमांक होता है, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है कोई भी चीज़ हम देखते हैं ठोस अवस्था से द्रव में बदलता है, और यहाँ पे द्रव अवस्था से ये ठोस में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक प्रत्यास्थ किसमें होती है? तो इनकी प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिसिटी ये सबसे ज़्यादा होती है स्टील में होती है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थ यानी कि प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी क्या है? तो देखिए किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण अगर उस पर कोई भी बाहर से बल लगाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि वो अपने परिवर्तन का विरोध करती है, और उसको बल लगा कर जो हटा लिया जाता है तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। लेकिन देखिए कि अगर उसमें इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर उस पर आवश्यकता से अधिक अगर बल लगाएंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगी। ठीक है, और इसके ही हम इसको प्रत्यास्थता की सीमा यानी कि इलास्टिक इसकी जो है लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई रबड़ होगा एक निश्चित दूरी पर वो खींचेगी, उसके बाद अगर खींचोगे तो वो टूट जाती है। ठीक है, जैसे बैलून हो गया, गुब्बारा हो गया, उसको अगर हम एक आवश्यकता से जो है निश्चित हवा भरने के बाद भी अगर भरते रहेंगे तो वो फूट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्केन क्या होते हैं? तो देखिए एल्केन क्या होते हैं? तो एक तरह से ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है क्या? तो देखिए ये एक तरह से ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो केवल एकल बंध रखते हैं, यानी कि इसमें हम इसको क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है CH4 है। ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन जो कम से कम एक से जो है अधिक इसमें हम देखते हैं कि द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, उसको हम जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एथीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैंग क्या होता है? तो देखिए गैंग का मतलब ये है कि कोई केमिस्ट साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई जो है डकैतों का गैंग है। यहाँ पे गैंग से अर्थ है कि पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं, एक प्रकार की जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, खनिज अयस्क होते हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम गैंग के नाम से जानते हैं। और देखिए ये अशुद्धियाँ कौन कौन सी हो सकती है? तो देखिए कि जो हमारे अयस्क में पाए जाने वाले मिट्टी हो गई, रेत हो गई, इन सारी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको हम गैंग या अशुद्धियाँ के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किस प्रकार के मछली के सेवन से होता है? तो देखिए कि मिनी माता रोग एक प्रकार के हम देखते हैं कि जिसमें
पाराग्रस्त अगर कोई भी मछलियाँ होती है तो उसके अगर हम सेवन करते हैं तो उसमें ये रोग हो जाता है मिनी माता रोग। ठीक है, तो एक तरह से एक जो है तंत्रिका विकार है। ठीक है, और देखिए इसके रोग के जो लक्षण अगर ये रोग होते हैं तो क्या होता है कि हाथों और पैरों में जो है शून्य पड़ जाते हैं और सामान्य मांसपेशियाँ जो कमज़ोर हो जाती है और हमारी दृष्टि भी जो है वो उसमें जो है कम कम दिखाई देने लगता है, सुनाई में। तो ये सारी चीज़ें, ये नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कीट कौन सा नहीं है, तो देखिए ये है मकड़ी। तो देखिए कीटों के अलग अलग लक्षण होते हैं। ठीक है, इनकी वो एक तरह से हम देखते हैं कि जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो कीटों की अलग एक जो है एक संघ है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोपीडो जो है ऑर्थोपीडा संघ है। ठीक है, और इसमें जो है हम देखते हैं कि जितने भी हमारे कीट आते हैं सारे इसी संघ में ही आते हैं और ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, और देखिए इसमें कीट की डेफिनेशन बताया जाता है कि कीट को हम किस तरह से इस वर्ग में रखते हैं। तो जो कीटों का वर्ग होता है ऑर्थोपोडा, उसमें हम देखते हैं कि जो कीटों का जो शरीर होता है वो सिर, वक्ष और उदर, इन तीनों भागों में वे और जो है ये बटा होता है और उसकी जो शरीर के चारों ओर एक जो है खोल जैसी रचना होती है और इसमें दो संयुक्त नेत्र होते हैं और ये एक लिंगी होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सारे जो फीचर्स है, ये एक तरह कीटों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मकड़ी में ये चीज़ नहीं पाया जाता है। और इसका देखिए कीटों का एग्जाम्पल हो गया तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी और ये झींगा, केकड़ा, ये सारे कीट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाबों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो देखिए कि तालाबों में हम देखते हैं कि बहुत सारे मच्छर अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे जो है गंदगी और वहाँ पे बीमारी फैलने लगती है। तो इसके लिए एक अलग तरह की जो फिशेज आती है जिसका नाम है गैम्बूसिया। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है जिसके कारण हम देखते हैं कि तालाबों में मच्छर वो मच्छरों को खा लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि आजकल जो है धीरे धीरे जो है इंडिया में और बाकी कई देशों में थाई मगुर जिसको हम बैन कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है जिससे वो जो थाई मगुर जो है एक तरह से कैटफिश का जो अलग रूप होता है वो, ठीक है, उसको बैन कर दिया जाए। और ये है गैम्बूसा, आप फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव धातु है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा लिक्विड यानी कि एक तरह से हमारा ये धातु है यानी कि मेटल है, तो ये है मरकरी। ठीक है, अब देखिए मरकरी की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो धातु की बात करिए, देखिए धातु की डेफिनेशन क्या है कि देखिए कि ये धातु वे तत्व होते हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातु के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। और देखिए इसका जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है और ये इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जितने भी धातु है उसको हम कहते हैं धात्विक चमक कहते हैं। और देखिए जो ऐसे मेटल होते हैं जिसमें धातु और जो है अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं उपधातु बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आर्सेनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मिश्र धातु है? तो देखिए मिश्र धातु इसमें कौन सा है, तो वो है पीतल। ठीक है, देखिए पीतल एक मिश्र धातु है और आपको पता होगा कि जो पीतल नगरी बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, वो जो है मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इसमें कौन कौन सी जो अन्य तत्व होते हैं, तो जैसे इसमें तांबे और जस्ता के संयोग यानी कि मिश्रण से जो है पीतल बनाए जाते हैं। और देखिए कल मैंने एक चीज़ बताया था और कई बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि जो जर्मन सिल्वर है वो किसका मिश्रण है, तांबा, जस्ता और निकल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तांबा और जस्ता, यहाँ पे तांबा और जस्ता और निकल भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि मनुष्य की त्वचा इनकी स्किन सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो देखिए मनुष्य की जो स्किन होती है सबसे जो मोटी होती है वो जो है तलवे पर होती है। ठीक है, इनकी जो हमारे पैरों की जो तलवे हैं वहाँ पर होती है। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले बताया था कि जो मनुष्य के स्किन का जो कलर होता है किसके कारण होता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है? तो देखिए मनुष्य की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो हमारे जो है तंत्रिका यानी कि जो हमारी तंत्रिकाओं में जो ये नर्व सेल में ये पाई जाती है। ठीक है, और देखिए जो सेल की अगर स्टडी किया जाता है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और यहाँ पे देखिए मस्त कोशिका की बात हुई है तो देखिए ये एक प्रकार का जो है संयोजी ऊतक है। और देखिए आपको मैं एक जो बीमारी का नाम बताया था जो हमारी नर्व सिस्टम को जो है हानि पहुंचाता है, जिसके कारण हमारी नर्व जो सिस्टम उसको प्रभावित होती है, वह रोग कौन सा, वो है टिटनेस। तो टिटनेस के कारण हमारी जो नर्व सिस्टम है वो प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HIV में सबसे पहले शरीर के किस तंत्र इनकी सिस्टम पर हमला होता है? तो देखिए अगर किसी को HIV हो जाता है तो देखिए उसके इम्यून सिस्टम पे सबसे ज़्यादा पहले जो है उसको उस पर हमला होती है, इसमें इनकी उस पर अटैक किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें HIV के फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। और देखिए इसके जो टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट, ये कई बार मैंने पूछा है, आप लोगों ने सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है? ठीक है, देखिए अभी हमने बात किया था कि HIV एड्स वो भी एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा रोग है, तो देखिए इसमें सिफिलिस भी एक तरह का एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है,
तो देखिए सिफिलिस अगर हो जाता है तो देखिए कि इसमें एक तरह से एक ट्रैपोनेमा पैलिडियम नामक एक जीवाणु होता है, जिसके कारण ये जो है रोग होता है सिफिलिस। ठीक है, तो कई बार इसके जीवाणु के नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगर ये हो जाता है फिगर में तो इस तरह के जो है शरीर में अलग अलग जो है इस तरह के चकते पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध किसका उदाहरण है। तो देखिए दूध किसका उदाहरण है, तो देखिए दूध जो है यहाँ पे पायसन की एक जो है इम्यूल्यूजन का जो है एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और देखिए इससे पहले मैंने बताया था कि दूध में जो है इसका सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, दूध में जो है येलो रंग किसके कारण होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने बताया है, आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, देखता हूँ आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, और देखिए जो पायस होता है वो क्या होता है, तो देखिए कि दो या इससे दो से अधिक अगर अमिश्रणीय यानी कि जिसको हम मिक्स नहीं कर सकते हैं ऐसे तरल पदार्थों का एक मिश्रण है। तो ठीक है, तो देखिए ये पायस की एक डेफिनेशन है। और इसके अलावा जो है दूध के अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल, तो देखिए ये है जो एग के योग है, बटर और मेयोनीज जो आप लोग जो है मार्केट में देखने को मिलता है, तो ये मेयोनीज ये सारे इसके पायस के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि गैलिना धातु मेटल किसका अयस्क यानी कि ओर है। तो देखिए ये किसका ओर है, तो ये लेड का ओर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गैलिना। ठीक है, और देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा था कि जो एल्युमिनियम के जो ओर होता है वो बॉक्साइट है। ठीक है, ये जो है कई बार पूछा गया। ठीक है, बॉक्साइट, और मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट और कैल्शियम का जिप्सम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है अयस्क है, इनकी ओर है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव पूर्णिमा और साइरस क्या है। तो देखिए ये एक तरह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारी जो तिथि या ये सब चीज़ें लग रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये भारत के अनुसंधान रिएक्टर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ध्रुव पूर्णिमा और साइरस। ठीक है, और देखिए जो नाभिक के रिएक्टर होते हैं, जो हमारे रिसर्च रिएक्टर होते हैं, अभी हमने कल परसों पढ़ा था कि उसमें जो अवमंदक यानी कि जो मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है D2O का जो है प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप देखिए कनेक्ट करके जरूर याद रखेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्बाध यानी कि वैक्यूम में कौन सी तरंगों को प्रेषित यानी कि ट्रांसमिटेड नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे ध्वनि जो है हम देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ये एक तरह से वैक्यूम में पास नहीं हो सकता। बाकी ये विद्युत जो चुंबक है और ऊष्मा प्रकाश ये सारी चीज़ है निर्बाध में पास हो सकती है, लेकिन ध्वनि तरंगे ऐसा क्यों हो। देखिए इसका आंसर सबको पता होगा, लेकिन एक्चुअली इसका क्या कारण है। तो देखिए ध्वनि की जो तरंग है वो गति की दिशा में के साथ साथ कणों के संचालन द्वारा प्रसारित होती है। यानी कि अगर कोई मीडियम नहीं होगा, कोई अगर वहाँ पे कण नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, जो है एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि नहीं जा पाती। और इसीलिए जो ध्वनि की यात्रा के लिए हम देखते हैं कि किसी माध्यम पर वो निर्भर रहती है, और यहाँ पे वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और देखिए यहाँ पे जो ठोस तरल पदार्थ और गैसों के माध्यम से ये प्रेषित हो सकती है। ठीक है, और वैक्यूम क्या है, जहाँ पे कोई भी चीज़ निर्बाध, जहाँ पे कोई भी चीज़ उपस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है। तो देखिए जो सामान्यतः हम देखते हैं कि बहुत जो आवर्त सारणी के बहुत सारे जो है हमने फैक्ट देखे हैं, आप लोग ने पढ़े हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये घटता रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा कि ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी के रिलेटेड कुछ मैंने यहाँ पे फैक्ट बताए हैं, आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी में हम देखते हैं किसी भी आवर्त में बाएं से अगर हम दाएं जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं धातु के गुण में जो है कम होती है और अधातुक गुण जो है यहाँ पे वृद्धि होती है। और इसी प्रकार हम देखते हैं बाएं से दाएं जाने पर इसके जो तत्व है उसके रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में फिर बढ़ती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की जो प्रति है, जो उसकी क्वालिटी है, वो हम देखते हैं कि एक तरह से बाएं से दाएं जाने पर प्रायः बढ़ता है। देखिए ये कुछ जो है आवर्त सारणी के गुण है, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में जो है बढ़ोतरी होती है। और अभी हमने पढ़ा है कि एक तरह से हम देखते हैं कि जो अगर बाएं से दाएं जाता है तो परमाणु के आकार इनकी उसकी त्रिज्या में वो घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अनुमान लगाया था कि हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। तो देखिए हमारा ब्रह्मांड जो विस्तार कर रहा है ये एडविन हबल ने ये बताया था। ठीक है, और देखिए कि यहाँ पे न्यूटन के बारे में अपने सभी ने पढ़ा है। तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं, गैलीलियो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कौन सा आविष्कार किया था या कौन सा जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों हमारी आकाशगंगा इनकी जिसमें हम रहते हैं उसको क्या था, मिल्की वे कहा जाता है। आपको सभी को पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। उसके जो है हम देखते हैं कि व्यास को मापने के लिए नियोजित उपकरण को क्या कहा जाता है। इनकी जो हम देखते हैं कि जो तारे, उनकी जो तारों की जो दूरी है उनके बीच में जो है जो यूज़ किया था उपकरण का, उसका नाम है इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम बताइए जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा अन्य वर्णों के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा जो ऐसा चीज़ है जो हम देखते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है, तो वो है ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, किस जीव में पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो देखिए पैरासाइट मोड ऑफ जो है ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एक तरह से जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या, और देखिए ये एक तरह से हम देखते हैं कि जो परजीवी पोषण है उसमें होते हैं, और ये जीव क्या होता है कि ये जीव अपने जो भोजन है ये अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनके शरीर से प्राप्त करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और देखिए पैरासाइट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हम देखते हैं कि जो कई कवक है और बैक्टीरिया और कुछ जो पौधे हैं जैसे क्यूसे का, ये क्या होता है कि जो गीले जो कीड़े हैं ये सारी चीज़ जो है दूसरे के शरीर से वहाँ ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और देखिए कि प्लाज्मोडियम ये मलेरिया रोग का कारण भी बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों होता है। तो देखिए इसका क्या कारण है, तो देखिए इसका कारण है कि जो लार्वा जो है इसमें सांस नहीं ले पाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण हम देखते हैं कि मिट्टी के तेल डालने पर पानी के, क्योंकि जो मिट्टी का जो तेल है वो पानी की सतह के ऊपर आ जाता है, और पृष्ठ तनाव के जो है हम देखते हैं कि इसमें मिट्टी के तेल डालने से पानी के ऊपर जो बना पृष्ठ तनाव है वो समाप्त हो जाता है, और तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी से बहुत कम होने के कारण जो हम देखते हैं ऊपर तैरता है और लार्वा को सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, इसलिए जो है मिट्टी के तेल डाला जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।